नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के हिंदी कोर सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम लोग उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यासों के भेदों पर चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले समीक्षा में पढ़ चुके हैं नाटक की, कहानी की, उपन्यास के भी, कि इनके कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर हम चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, इनकी समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम उपन्यास के भेदों की चर्चा करेंगे तो पहला तत्व आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास के कई भेद हैं। पहला है ऐतिहासिक उपन्यास। इतिहास उपन्यास रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, किंतु इतिहास को आधार बनाकर उपन्यास की रचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक ओर इतिहास की रक्षा जरूरी है तो दूसरी ओर उपन्यास की साहित्यिक कला वस्तु की रक्षा। उपन्यास इतिहास का अनुसंधान नहीं हो सकता, किंतु ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना भी अनियंत्रित नहीं हो सकती। वस्तुतः इतिहास और उपन्यास दोनों की प्रकृति ही भिन्न है, अतः दोनों को एक साथ साधना एक कठिन कार्य होती है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए एक सतर्क और जागरूक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। पश्चिम में सर वाल्टर स्कॉट तथा अलेक्जेंडर ड्यूमा जैसे लेखकों को ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सफलता मिली है। उदाहरण के लिए हमारे हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट के युग की कथा के माध्यम से आज के समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक विद्वेष और युद्धोन्माद आदि पर करारी चोट की गई है। इसके बाद पारिवारिक उपन्यास। जिस उपन्यास में परिवार की समस्या या घटना को कथावस्तु का मुख्य आधार बनाया जाता है, उन्हें पारिवारिक उपन्यास कहते हैं। परिवार समाज की इकाई है, इसलिए परिवार से जुड़े उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास को ले सकते हैं। कथावस्तु के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक समस्या या घटना को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। इसके बाद आता है पौराणिक उपन्यास। जिस उपन्यास में कथा का आधार पौराणिक गाथा हो वह पौराणिक उपन्यास कहलाता है। ऐतिहासिक उपन्यासों के समान इसमें कथा का आधार तो पुराण से संबंधित होता है, लेकिन उद्देश्य आधुनिक होता है। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा को देख सकते हैं हम लोग। कथा वस्तु के अंतर्गत अगला पॉइंट घटना प्रधान उपन्यास।
जिस उपन्यास में घटना की प्रधानता हो वह घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। ऐसे उपन्यासों में कथा की रोचकता घटना के विकास से जुड़ी रहती है। तेजी से बदलती हुई घटनाएं कथा को रोचक बनाती है। पाठक उपन्यास को इसलिए पढ़ता है कि कथा में एक के बाद एक आने वाली घटनाएं के साथ यह संभावना बनी रहती है कि आगे क्या होगा। पाठक के अंदर एक उत्सुकता जागृत होता है जब वे उपन्यास का अध्ययन करते हैं, और वो हमेशा जानना चाहता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद की घटनाएं क्या होगी, और इसी क्रम में वो पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ जाता है। और यह उपन्यास लेखन की सफलता है। जासूसी, अय्यारी, तिलिस्मी उपन्यास घटना प्रधान उपन्यासों में आते हैं। कथा वस्तु के अंतर्गत और एक पॉइंट है भाव प्रधान उपन्यास। जिन उपन्यासों में भावनात्मक संघर्ष को कथा का आधार बनाया जाता है उसे भाव प्रधान उपन्यास कहते हैं। ऐसे उपन्यासों में पात्रों के मन में उठने वाले भावों का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता को देख सकते हैं। कथा वस्तु के बाद दूसरा पॉइंट आता है परिवेश के आधार पर। प्रत्येक उपन्यास का कोई ना कोई परिवेश होता है, लेकिन जिस उपन्यास में अन्य तत्वों की अपेक्षा परिवेश की प्रधानता होती है उसे परिवेश प्रधान उपन्यास के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेखक जिस परिवेश को अपनाता है उसकी संपूर्ण विशेषता को प्रकट करता है। आंचलिक उपन्यासों को परिवेश प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है क्योंकि उनमें अंचल विशेष की स्थानीय विशेषताओं को लेखक विस्तार से चित्रित करता है। उदाहरण के तौर पर हम फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल को देख सकते हैं, जिसमें बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की आंचलिकता को विस्तार से पेश किया गया और इसी वजह से इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गई। तीसरा पॉइंट है शैली के आधार पर। शैली का अर्थ है रूप, ढंग, अर्थात उपन्यास किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले उपन्यास लिखने का एक ही तरीका था, अर्थात कथा वस्तु का आरंभ करके उसका विकास करना तथा अंत तक पहुंचा देना। आज ऐसा नहीं है। आज उपन्यास लिखने की कई शैलियां विकसित हो चुकी है। अगर उपन्यास की कथा किसी पात्र के मुख से कहलाई गई हो तो उसे आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा तथा जैनेन्द्र के त्यागपत्र को देख सकते हैं। अगर उपन्यास की कथा पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तो उसे पत्र शैली का उपन्यास कहेंगे। उदाहरण के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र लिखित चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पत्र शैली में है। अगर उपन्यास डायरी के रूप में लिखा जाए तो वह डायरी शैली का उपन्यास कहलाएगा। उदाहरण के लिए डॉक्टर देवराज का उपन्यास अजय की डायरी शैली में है। जिस उपन्यास में प्रतीकों के द्वारा कथा कही गई हो उसे प्रतीकात्मक शैली का उपन्यास कहेंगे। उदाहरण के लिए लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी की आत्मा प्रतीकात्मक उपन्यास है। अगर उपन्यास स्वप्न चित्रों की तरह लिखा गया हो तो उसे फंतासी शैली का उपन्यास कहेंगे। जिस उपन्यास की कथा
लोक कथा पर आधारित हो, उसे लोक कथात्मक शैली का उपन्यास कहेंगे। चौथा पॉइंट है चरित्र चित्रण के आधार पर। जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है, उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए निर्मला उपन्यास। इस उपन्यास का मुख्य पात्र नारी है। पूरी कथा उसके जीवन से संबंधित है। अन्य छोटी कथाएं उसके चरित्र को पुष्ट करने के लिए निर्मित हुई है। चरित्र प्रधान उपन्यास में एक केंद्रीय चरित्र के साथ साथ कई अन्य चरित्र होते हैं और उपन्यासकार पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को चित्रित करने के लिए घटनाओं और प्रसंगों की रचना के साथ साथ पात्रों के अंतः और बाह्य संघर्षों के चित्रण पर भी बल देते हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास इस कोटि के माने जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रतिपाद्य के आधार पर। इस वर्ग के उपन्यास को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। एक, रचनाकार के दृष्टिकोण के आधार पर और दूसरा, रचना में निहित उद्देश्य के आधार पर। रचनाकार की दृष्टि या तो आदर्शवादी होती है या यथार्थवादी। जब रचनाकार किसी आदर्श को रखकर उपन्यास की रचना करता है तो उसे हम आदर्शवादी उपन्यास कहते हैं। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास इसी वर्ग में रखे जा सकते हैं। जब उपन्यासकार अपने आदर्श को ना रखकर जीवन के यथार्थ को उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करता है तब उसे यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। इसमें जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करना ही रचनाकार का ध्येय होता है। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक उपन्यासकार समाज को मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं और उसी के अनुरूप उपन्यास की रचना करते हैं। इसी दृष्टि से लिखे गए उपन्यास भी यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी उपन्यासकार समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं और जब उसी दृष्टि से उपन्यास की रचना करते हैं तो ऐसे उपन्यास को आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यास कहते हैं। लेकिन जब लेखक उपन्यास में यथार्थवाद को समाजवादी नजरिए से पेश करता है तो कुछ आलोचक ऐसे उपन्यास को समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। यशपाल, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहिनी आदि के उपन्यासों को कुछ आलोचक समाजवादी यथार्थवादी की कोटि में रखते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि भारत में समाजवादी यथार्थवादी उपन्यासों की रचना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास ऐसे समाजों में ही लिखे जा सकते हैं जहां समाजवाद की स्थापना हो चुकी हो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ का चित्रण करने वाले उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कह सकते हैं। हिंदी में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों को प्रायः इसी श्रेणी में रखा जाता है। ये रही उपन्यास के आधार पर औपन्यासिक तत्वों के आधार पर उपन्यासों के भेद, जिसमें हम लोगों ने कथा वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास, पारिवारिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास, भाव प्रधान उपन्यास पर और उसके बाद परिवेश के आधार पर, शैली के आधार पर
चरित्र चित्रण के आधार पर, प्रतिपाद्य के आधार पर उपन्यासों के भेदों की चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।